Hello, good afternoon, children. So let us begin line-to-line explanation. In my previous video, I have already discussed in detail the overview of the chapter and discussion about the title and the mysteries revealed, not revealed, and the Egyptian beliefs. So now I am proceeding on to line-to-line explanation. The Discovering Truth, the saga continues by A.R. Williams. So let us begin. So this is an introduction before the chapter begins. That he was just, this is a pic of, you can see this one is pic of Tutankhamun, and he was just a teenager when he died. So he was last heir of a powerful family that we have already discussed, that he was the ones amongst the Egyptian dynasty that as a ruler, and after that the moment he died, the dynasty crumpled up to ashes, and he was last amongst the Pharaoh dynasty, Pharaoh king. So he was laid to rest. He was laid means in his mummy he was laden with gold, and eventually he was forgotten. So he had been forgotten for so many years. तब तक वो लोग उनको भूल गए। जब उनकी 1922 में उनकी टूम की डिस्कवरी हुई, तब उसके बाद से इस मॉडर्न वर्ल्ड ने स्पेक्यूलेट करना शुरू किया, यानी सोचना शुरू किया, गेस करना शुरू किया कि वो उनके साथ क्या हुआ होगा, शायद मर्डर हुआ है। एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी ये मानी जा रही थी। और जब उसके बाद से जब उनका टूम 80 सालों के बाद सिटी स्कैनिंग हुई उसकी, तो और कुछ क्लूज उनके लाइफ और डेथ के बारे में हमें मिले। ठीक है, और इतना ही नहीं, कुछ फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के बाद उस बॉयश फेरो वो कैसा दिखता था वो डेटा हमें मिल गया फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के बाद। नाउ हियर फ्रॉम हियर द स्टोरी इज बिगिनिंग। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken. So when King Tut was being taken from his resting place, means from his grave or from his tomb, कहाँ ले जाया जा रहा था? उनकी सिमिट्री से, यानी वैली ऑफ किंग्स उनकी सिमिट्री का नाम है, जो कि एक एंशिएंट इजिप्शियन सिमिट्री है। सिमिट्री का मतलब जहाँ ग्रेवयार्ड, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को बरी किया जाता है। तो जब उनकी इस बॉडी को लेकर जा रहे थे, तो डार्क बेली क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे, नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन अ कैस्केड ग्रे। तो इसका मतलब ये है कि जब इनकी इस डेड बॉडी को जाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त क्या हुआ, काले बादल आ गए, बिल्कुल भयंकर घनघोर बादल आ गए, और पूरे आसमान पर बादल छा गए। और जो उन्होंने क्या किया, उन बादलों ने उन सितारों को ढक दिया। वेलिंग का मतलब कवर्ड अप, उनको ढक दिया। और अब जो है इस कैस्केड ग्रे का मतलब यहाँ पर है ऐश कलर्ड कॉफीन, यानी उनका जो ऐश कलर का कॉफीन था जिसमें उनकी डेड बॉडी थी, उसको कहा जा रहा है। टाइम बहुत ज़रूरी है नोट करना, 6 बजे के करीब ये हो रहा था शाम को, और डेट आपको बहुत बहुत ज़रूरी है याद रखना, 5 जनवरी 2005। तो ये वर्ल्ड की सबसे फेमस मम्मी को सिटी स्कैनर में जब डाला गया, सबसे पहले सर उनका डाला गया, तो बहुत सारी मेडिकल मिस्ट्रीज़ जो कि इतने दिनों से देवर लिंगरिंग का मतलब है कि जो क्लैरिफाई नहीं हो रही थी, देवर स्लो इन मोशन, जो बहुत धीमी गति से क्लियर हो रही थी। तो ये मेडिकल मिस्ट्रीज़ कुछ हद तक इस यंग रूलर के बारे में पता चलने लगी। और वो यंग रूलर जो आज से 3300 साल पहले मरा था, 3300 ईयर्स पहले वो उनकी डेथ हुई थी। अब पूरी दोपहर जो है, जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई मम्मी मिली है, डेड बॉडी मिली है, तो ऑब्वियसली टूरिस्ट तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर। तो पूरी दुनिया से काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पहुँच गए उस क्रैम्ड रॉक कट टूम की तरफ, जो वो उनका टूम था उसकी तरफ लोग बढ़े, और करीब जो 26 फीट अंडरग्राउंड था, और उसको रिस्पेक्ट पे करने के लिए लोग वहाँ पहुँच गए। वो घूरते रहे एट द मुराल्स का मतलब होता है बच्चों, जो वॉल पेंटिंग होती है, जो हम देखते हैं गुफाओं वगैरह में, अगर आप कभी गए हों तो मुराल्स का मतलब होता है वॉल पेंटिंग्स। ठीक है, और उसके बरियल चैम्बर पे, जहाँ पर इसको बरी किया गया था, उस पूरे चैम्बर पे वॉल्स पर पेंटिंग बनी हुई थी। और जब इन्होंने टूट की गिल्डेड फेस को देखा, उसकी उस सोने से कवर किए हुए फेस को देखा, तो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या था उस ममी शेप्ड आउटर कॉफिन का, वो ये था कि वो लिड, उसके ऊपर एक लिड था,
आउटर कोफीन वाले इसमें, और कुछ विजिटर्स ने तो यहाँ तक गाइड बुक्स में पढ़ा था, और वो विस्पर करके यानी आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसके बाद से कुछ चुपचाप खड़े थे, वो इतने मतलब दे वर सो शॉक्ड एंड दे वर पॉन्डरिंग, उनको ये इस पर ध्यान दे रहे थे। पॉन्डरिंग का मतलब होता है जब आप सोच विचार करते हो, व्हेन यू थिंक डीपली, ठीक है, उसको कहते हैं पॉन्डरिंग, थिंकिंग डीपली। कुछ लोग उनकी जो है मौत के बारे में, उस अनटाइमली डेथ के बारे में सोच रहे थे जो इस टीनेजर की हुई थी, और वो सोच रहे थे, कुछ कांप जा रहे थे ये सोच करके कि भाई हम फ़ैरो को देखने आए हैं, इसकी डेड बॉडी को कहीं ऐसा ना हो इसके कर्स की वजह से हमें भुगतना पड़े। तो कुछ लोग कांप भी रहे थे। तो लोगों का मानना है कि जो फ़ैरो को डिस्टर्ब करते हैं उनकी नींद में, उनको या मौत या मिसफॉर्च्यून, यानी उनके ऊपर कुछ ना कुछ बदकिस्मती या जो है उनको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है, वो शापित हो जाते हैं। तो जो भी था, लोगों के मन में, टूरिस्ट के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। और तब तक ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक रिमार्क है, ये मैं अंडरलाइन करना चाहूँगी, आप इसको पढ़िए। ज़ाही हवास, जो कि इन दिनों सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के, वो जब लीन करके बॉडी को देखने लगे, पहली लुक में उन्होंने कहा कि मम्मी जो है बहुत ही बैड कंडीशन में है, और कार्टर ने जो कुछ भी किया है 1920s में, उसकी वजह से बॉडी की हालत ये हुई है। ये 80 साल बाद की घटना है, यानी 2005 में जब उनकी मम्मी को सिटी स्कैनर में डाला जा रहा था, तब ज़ाही हवास ने कमेंट किया था कि 1920 में जो कार्टर ने किया, आज मम्मी की कंडीशन इसीलिए बहुत बुरी है, खस्ता हालत में है। अब थोड़ा मैं कार्टर के बारे में बता दूं। हावर्ड कार्टर कौन थे, ये उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको एकदम ऐसे का ऐसा आप याद रख लीजिएगा। हावर्ड कार्टर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1922 में टूट के टोम को डिस्कवर किया था। कई सालों की अथाह मेहनत के बाद, फ्यूटाइल इसलिए कहूँगी, फ्यूटाइल का मतलब होता है विच गोज वेस्ट। पहले तो इन्हें लगा कि बिल्कुल अनसक्सेसफुल होंगे, लेकिन बिल्कुल एंड में 1922 में उन्होंने अल्टीमेटली डिस्कवर कर लिया। इसके बाद उसके अंदर जो कंटेंट थे उसको इस तरीके से रैनसैक किया गया था। रैनसैक का मतलब होता है लूटेड, ठीक है, रैनसैक का मतलब होता है लूटेड, कि इन्हें मतलब उम्मीद कम लग रही थी कि जिस तरीके से इनके साथ जो रॉयल कलेक्शन थी, ट्रेजर थी, उसको निकाला गया था, शायद आज मम्मी की हालत उसी वजह से। तो ज़ाही हवास ने सारा का सारा जो दोष था वो हावर्ड कार्टर पे डाल दिया था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन। और ये भी सच है कि अब तक की ममीज़ के साथ या फेरोज़ की लेजेंड, हम अगर उनकी कहानियों की बात करें, तो अब तक का सबसे महंगा, सबसे रिचेस्ट, सबसे रिचेस्ट ट्रेजर जो है रॉयल कलेक्शन, वो इसी मम्मी के साथ मिला, यानी टूट की मम्मी के साथ मिला। इसके अलावा बहुत सारे स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स थे, गोल्ड के बने हुए। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है जो हाथों से बने हुए हों, इंसानी हाथ से बनाए गए हों, उनको कहते हैं हम आर्टिफैक्ट्स, यानी कि दीज आर द थिंग्स मेड बाय ह्यूमन हैंड, ओके, मेड बाय ह्यूमन हैंड। तो ये गोल्ड से बने हुए थे। इसके अलावा उनका ये मानना था, सारे इजिप्शियन का, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, कि जो ये इटर्नल ब्रिलियंस है, उनका ये मानना था कि अगर हम डेड बॉडी के साथ ये सारी चीज़ें रखते हैं तो आफ्टर लाइफ पर जो उनका बिलीव था वो इटर्नल होता है, मतलब वो एवरलास्टिंग होता है। इटर्नल का मतलब एवरलास्टिंग होता है। तो उनकी ये जो ब्रिलियंस थी, ये शो करती थी कि वो जो आफ्टर लाइफ पर बिलीव करते थे उसकी गारंटी हो जाएगी, यानी कि उनको टूट को अगर मौत के बाद ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये सारी ट्रेजर को इसलिए उनके साथ दफनाया जाता था। तो उस वक्त इस स्टनिंग आर्टिफैक्ट जो गोल्ड से बने हुए थे, इन्होंने लोगों का काफ़ी अट्रैक्ट किया, लोग काफ़ी इस तरफ पर ध्यान दिया लोगों ने। लेकिन चूँकि टूट जो है वो एवरीडे चीज़ों के साथ, यानी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जैसे ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, बोर्ड गेम्स, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, इसमें क्या क्या मिला उनके कॉफिन में। बोर्ड गेम्स थे, ब्रॉन्ज का रेजर था, लिनन अंडरगारमेंट्स तक थे, केसेस ऑफ फूड और वाइन, मतलब खाने के केसेस, वाइन बॉटल्स, बोर्ड गेम्स जो उनके उस वक्त के खेल होते थे, वो रेजर था, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स तक भी थे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे आप।
कई महीनों की रिकॉर्डिंग के बाद फ़ैरो के इस फ्यूनररी ट्रेजर, जो यानी कि फ्यूनररी ट्रेजर मतलब जो उनकी बरियल के साथ, जो उनकी डेड बॉडी के साथ ये सारे ट्रेजर्स मिले थे, उनकी अच्छे से रिकॉर्डिंग हुई। कार्टर अब इस बात पे इन्वेस्टिगेट करने लगे कि ये जो कॉफ़ीन है टूट का, ये थ्री नेस्टेड कॉफ़ीन था, यानी कि वो 3 लेयर्स में था, 3 नेस्ट में था। पहले नेस्ट में उनको क्या मिला? अ श्राउड adorned with garlands of willow and willow leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers। तो ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, उनके फर्स्ट नेट में जो कफन था उसके साथ फूलों की माला मिली। फूल कौन कौन से थे? विलो के फ्लावर्स थे और ऑली लिलीज की माला थी। ये कुछ फ्लावर्स हैं जो उस वक्त उस ज़माने में उस एरिया में पाए जाते थे। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये पूछी जा सकती हैं आपसे एग्ज़ाम में। उसके बाद से ये सारी चीज़ें ये शो कर रही थी कि उनका कहीं ना कहीं उनकी मौत शायद मार्च या अप्रैल में हुई होगी, क्योंकि ये तब के फ्लावर्स हैं, ये सिर्फ इस मंथ में ये फ्लावर्स और ये पेटल्स मिलते हैं हमें। फाइनली जब वो मम्मी तक पहुँचे तो उन्हें लगा कि उफ मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि जितनी खुश वो हुए थे इस टूम को डिस्कवर करके, उतनी ही बड़ी मुसीबत में वो इसलिए पड़ गए क्योंकि जो रिचुअल रेजिन जो यूज़ किया गया था, रेजिन क्या होता है? एक तरीके से गोंदनुमा एक केमिकल, एक पदार्थ, एक लेप होता है जो लगाते हैं, और वो लेप डेड बॉडी पर इसलिए लगाया जाता था ताकि बॉडी सड़े ना। तो वो इतनी हार्ड हो चुकी थी कि टूट की बॉडी जो है उस गोल्ड कॉफ़ीन, उस सॉलिड गोल्ड कॉफ़ीन के बॉटम तक उस डेड बॉडी को सीमेंट कर चुकी थी। सीमेंटिंग का मतलब है इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुका था उनका बॉन्ड, बिल्कुल अनटाइम बॉन्ड था, यानी वो बिल्कुल अलग होने वाला नहीं था। तो अब ये तो समझ में आ गया। कार्टर ने बाद में एक किताब में अपने लिखा भी है कि नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, यानी डेड बॉडी को रेजिन से, मतलब कॉफ़ीन में जो चिपक गई थी बॉडी, उससे अलग करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कितना भी फोर्स आप लगा लो, कितना भी लेजिटिमेट फोर्स लगा लो, लेजिटिमेट का मतलब होता है जेन्युइन, लेजिटिमेट का एक और मतलब होता है लॉफुल, यानी जो कानूनन सही हो, कानूनी तरीके से। तो लॉफुल यहाँ पे जेन्युइन मीनिंग आएगी इसकी। तो जितना भी फोर्स आप लगा लो, उसकी डेड बॉडी से हम कॉफ़ीन को अलग नहीं कर सकते। तो अब ये सोचने लगे अब इसका क्या किया जाए। तो एक तरीका ये निकाला गया कि जो सूरज है उसकी उस वक्त उन दिनों फार साउथ में, इजिप्ट में एकदम धूप जो होती थी, तो स्कॉचिंग हीट एकदम हथौड़े की तरह लगती थी। तो उन्होंने कोशिश की कि शायद धूप में रखने पर ये रेजिन जो है ये कुछ घंटों तक रखने पर ये लूजन हो जाएगा। ठीक है, ये आप हम बाद में आएंगे इस पर, आप आराम से इस फिगर को देख सकते हैं। यहाँ वैली ऑफ किंग, ये जो है किंग्स बनाए गए, यही बरियल था टूटनखामुन का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बस इस फिगर में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें उन्होंने धूप में रख दिया ये सोच करके कि वहाँ पर 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हीट में शायद ये रेजिन थोड़ा पिघलेगा, नरम होगा, लेकिन नथिंग बच, यानी कुछ भी नहीं हुआ। कोई चीज़ पिघलना क्या, ज़रा सा भी सॉफ्ट भी नहीं हुई कि वो कुछ ऐसा करें। फिर ये हुआ कि चलो भाई साइंटिफिक डिटैचमेंट कैसे किया जाए। तो अब ये था, एक ही तरीका है इस पूरे कंसोलिडेटेड मटेरियल को निकालने का, अलग करने का, और वो है चीजलिंग। चीजल करना मतलब होता है, आपने देखा होगा छीना हथौड़ी से यूज़ करते हैं स्कल्पचर जैसे, तो टू कट विद अ टूल। तो चीजलिंग इज टू कट विद अ टूल, किसी टूल का इस्तेमाल करके उसको काटना पड़ेगा। तो ये चीज़ डिसाइड हुई। ठीक है, और अब ये हुआ कि लिम्स और ट्रंक को पहले काटा जाएगा, उसके बाद से बाकी की चीज़ें। तो ये डिसाइड होने लगा। बाद में जब कार्टर पे उंगलियां उठने लगी तो कार्टर ने अपने डिफेंस में ये तक भी कहा कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, अगर मैंने काटा नहीं होता तो मम्मी बाहर नहीं निकली होती। और थीव्स यानी चोरों पर उन्होंने सारा दारोमदार डाल दिया कि चोर जो है उसे चुरा ले जाते। दे वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। सोने के लालच में चोर क्या करते, दे वुड हैव सर्कमवेंटेड, यानी कि सर्कमवेंटेड का मतलब होता है चीटेड या बिफूल्ड कह सकते हैं, बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, बेवकूफ़ बनाकर गार्ड्स को दे वुड हैव रिप्ड। रिप्ड का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती किसी चीज़ से अलग करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिपिंग। और वो सोने के चक्कर में दे वुड हैव सेपरेटेड, दे वुड हैव टॉर्न, और वो हो सकता है कि मम्मी को भी नुकसान पहुंचाते गोल्ड के चक्कर में। खैर, टूट के ज़माने में रॉयल्स जो थे, ये तो क्लियर हो गया कि उस वक्त वो लोग फैबुलसली वेल्दी थे।
ये उम्मीद की जा सकती है, सोचा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के रिचेस उसकी डेड बॉडी के साथ ट्रेजर मिला उससे यही प्रूफ होता है। उसके बाद से जहाँ तक बात है जर्नी की, तो किंग टूट वॉज लाविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, और इसके अलावा उसकी बॉडी के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिसको हम ट्रेजर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें थी, प्रेशियस कॉलर, ये सब बच्चों मार्क कर लेना, ये पूरा बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशियस कॉलर्स का मतलब यहाँ पर है जो वो लोग उनके जो रॉयल्स की जो ड्रेसेस होती थी वो उसके साथ उसमें नेकलेसेस होते थे, ब्रेसलेट्स होते थे, रिंग्स, एम्यूलेट्स जो वो बाजुओं में पहनते थे, उंगलियों में अंगूठियाँ पहनते थे, जो उनके सेरेमोनियल एप्रन्स होते थे, सैंडल्स होती थी, उंगली में पहनने के लिए शीट्स होता था, टोज़ में पहनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसके कॉफिन के साथ थी, और सब की सब प्योर गोल्ड की बनी हुई। तो टूट की मम्मी को सेपरेट करने के लिए उसकी इस एडोनमेंट्स, इस डेकोरेशन से कार्टर के आदमियों ने मम्मी के हेड को पहले हटाया, काटा मतलब तोड़कर काट के उसको निकाला, और फिर उसके बाद से सारे मेजर जॉइंट्स पर उसको अलग अलग किया। जब सारा काम हो गया तो वापस से उन्होंने उसको रीअसेंबल किया सैंड लेयर पर एक वुडन बॉक्स में, और फिर उसकी पैडिंग हुई, यानी उसको सीमेंट किया गया ताकि जो भी डैमेज इधर उधर थोड़ा बहुत हुआ है टूटने अलग करने से वहाँ पर उनको जोड़ा जा सके। तो वापस से इनको वुडन बॉक्स में एक सैंड लेयर पर इनको लिटा दिया गया, उनकी सारी बॉडी का पार्ट्स को वैसे कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो यहाँ तक हो गया है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, आर्कियोलॉजी हैज चेंज। इसके बाद के पैराग्राफ्स हम बाद में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो फॉर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पार्ट आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए। आपके कमेंट्स की मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, मैं पढ़ती हूँ खुद एक एक कमेंट और कोशिश करती हूँ उन लाइनों पर काम करूँ फिर। और उसके बाद से कीप watching my videos. I hope they are going to be very beneficial to you, and God bless you. Stay protected, stay blessed. Bye bye.